हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CM हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इलस्ट्रेशन 9 तक किया था, हमने कॉस्ट शीट का चैप्टर स्टार्ट किया है। उसके अंदर लास्ट के दो ही सम बाकी है अब। उसमें इलस्ट्रेशन 10 एंड इलस्ट्रेशन 11, ये दो सम है, ये भी इंपॉर्टेंट वाले ही सम है। तो वो दोनों हम करने की कोशिश करते हैं, लास्ट वाले खत्म करके फिर मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर हम मूव करेंगे। करेक्ट है? तो इलस्ट्रेशन 10 से स्टार्ट करते हैं। ये भी सम डायरेक्टली मैं बुक से ही करवा दूंगा, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। देखो, भले मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक हेल्प ये हो जाएगी कि आप लिख के करोगे अपने हिसाब से। मैं तो बोलूंगा कि आपको कैसे इजी बनाना है सब, ये सारी चीज भी मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको लिखना है वहां पे, भले ही कितना भी आता हो, लेकिन जब तक आपको लिखना नहीं आता तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। करेक्ट है? ओके, तो चलो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाने के लिए ही बोला है इलस्ट्रेशन सेट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। Illustration 10. The following figures were extracted from the trial balance of a company as on 31st December 2020. 31st December 2021 को ट्रायल बैलेंस के से एक्सट्रैक्ट किए हुई ये सारी इंफॉर्मेशन है। करेक्ट है, कोई बात नहीं। सर ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, लास्ट में बहुत सारे एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। मैं एडजस्टमेंट को एरो कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एंड लास्ट बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग, prepare cost sheet showing all important components and also condensed profit and loss for the year। सर कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। बहुत इजी है, कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है। पहले हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं, और कॉस्ट शीट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नीचे हम एडजस्टमेंट भी देखते जाएंगे। करेक्ट है? देखो इजी तरीका क्या है इस बड़े सम को करने का? इजी तरीका ये है, पहले उसके बाजू में लिख दो, पहले हर एक इन्फॉर्मेशन है उसके बाजू में लिख दो कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। करेक्ट है? ठीक है, तो सर ये इन्वेंटरीज है। सर इन्वेंटरी है। सर ये ओपनिंग इन्वेंटरी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग इन्वेंटरी आती नहीं है, तो इसी वजह से हम चेक कर लेते हैं क्या एडजस्टमेंट में क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है। हाँ सर दी हुई है। देखो, फर्दर डिटेल्स आर गिवन एज फॉलो। उन्होंने क्या बोला है? क्लोजिंग इन्वेंटरी आर मटेरियल 1,80,000, वर्क इन प्रोग्रेस 1,92,000 एंड फिनिश गुड्स 1,15,000। सर ये मटेरियल में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, ये फैक्ट्री के बाद जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, और ये जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। करेक्ट है? सर ये क्लोजिंग है, तो सर ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग हो जाएगा। हाँ सर ये ओपनिंग हो जाएगा। करेक्ट है? सर क्लोजिंग अपने को क्या कहाँ पे दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में दिया है, तो सर ये वाला ओपनिंग ही होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। करेक्ट है? ओके। सर ऑफिस अप्लायंसेस, तो ऑफिस में जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ कहाँ पे कौन से खर्चे जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग्स, सर ये ऑफिस अप्लाय सॉरी अप्लायंसेस है ना, सॉरी मैं मिस्टेक, अप्लायंसेस ऑफिस एक्सपेंस नहीं है। सर ये तीनों एसेट है मेरी, ये तीनों क्या है मेरी? एसेट है। सर ये तीनों अगर एसेट है तो एसेट के ऊपर क्या लगता है? डेप्रीशिएशन। कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट शीट में एसेट की वैल्यू थोड़ी आती है, हम एसेट को कैसे यूज कर रहे हैं उसका डेप्रीशिएशन आता है। तो वो डेप्रीशिएशन के लिए यहाँ पे मुझे मेहनत करनी है। एसेट की वैल्यू आती है ना, यहाँ पे एसेट की वैल्यू कभी भी कॉस्ट शीट में पूरी की पूरी थोड़ी लिखते हो आप टोटल एसेट की वैल्यू कभी नहीं लिखते। आपको तो क्या लिखना है? सीधा डेप्रीशिएशन लिखना है। तो क्या डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है? चलो देख लेते हैं। सर सेकंड एडजस्टमेंट बोला है अक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्ट लेबर 8,000, इनडायरेक्ट लेबर 1,200 एंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। डेप्रीशिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, 10% ऑन मशीनरी एंड 4% ऑन बिल्डिंग्स। सर ऐसा बोला है। सर डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा नंबर्स दे दूं 1 2 3 4 5, 5 एडजस्टमेंट है। उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट तो खत्म हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट हम लिख देते हैं कि थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इजी इजी, नो नो इश्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ये तो लास्ट में आएगा, ये तो कॉस्ट शीट में लास्ट में आता है। ठीक है। सर मटेरियल परचेज, ये डायरेक्ट मटेरियल का है। फ्रेट ऑन मटेरियल, ये भी डायरेक्ट मटेरियल का है। परचेज रिटर्न, ये भी डायरेक्ट मटेरियल का है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न। करेक्ट है? सर डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर का है। इनडायरेक्ट लेबर, सर इनडायरेक्ट वाले सारे खर्चे फैक्ट्री में जाते हैं, ये याद रखना। इनडायरेक्ट वाले सारे खर्चे फैक्ट्री में जाते हैं, तो सर इनडायरेक्ट लेबर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री का सुपरविजन, फैक्ट्री रिपेयर्स, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स। हीट लाइट एंड पावर, ये भी फैक्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए ये जरूरत होता है। रेट्स एंड टैक्सेस, ऐसे रेट्स एंड टैक्सेस जो होता है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। करेक्ट है? ऐसे रेट्स एंड टैक्सेस जो है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, पर उनका अजम्पशन क्या है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। कुछ
यहाँ पे कहीं पे बोला है क्या? हीट लाइट एंड पावर, देखो एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला हुआ है, एडजस्टमेंट में heat, light and power are to be distributed in the ratio of 8:1:1 among factory, office and distribution respectively. सर ये हीट में कुछ नहीं बोला होता तो फैक्ट्री में मैं डाल देता, पर अब यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि ये हीट का एक्सपेंस है ना, उसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे मुझे। हीट लाइट एंड पावर के जो एक्सपेंडिचर है 65,000 का एक्सपेंडिचर है, उसके 3 हिस्से करने हैं मुझे। एक हिस्सा फैक्ट्री में डालेंगे, एक हिस्सा ऑफिस में डालेंगे और एक हिस्सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। 8:1:1 में हम बांट देंगे इसको। करेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं सर। सर रेट्स एंड टैक्सेस के लिए भी उन्होंने बोला है, रेट्स एंड टैक्सेस अप्लाई 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। सर जो भी खर्चा है मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, रेट्स एंड टैक्सेस, ये रहा रेट्स एंड टैक्सेस, इसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, जो आंसर आएगा वो मैं डाल दूंगा फैक्ट्री में, और 1/3 करेंगे वो मैं डाल दूंगा ऑफिस में। करेक्ट सर, हो गया काम, नो इश्यू। सर मिसेलेनियस फैक्ट्री, सर ये फैक्ट्री में डायरेक्टली जाएगा, नो इश्यू। सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस सैलरी, ये ऑफिस में जाएगा। सर ये सेल्स वाले सारे खर्चे हैं, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। सर लिखना कैसे है वो बता दो, बाकी सब हो गया। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये नहीं आता एक्चुअली, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड नहीं आता है कॉस्ट शीट में। ये क्यों नहीं आता है वो भी लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट है। अब सर सारी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ ली, अब हमें पता है कि कॉस्ट शीट कैसे बनानी, उसको एक एक चीज लेके हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, पहले तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ये रहा मेरा 1,40,000। क्या लिखा हुआ है 1,40,000, ये रहा देखो 1,40,000 रुपए लिखा हुआ है। जो जो चीजें आ जाएगी वो मैं सर्कल करता जाऊंगा, 1,40,000। सर ओपनिंग स्टॉक में मैं परचेज लिखूंगा। सर जहां जहां डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ था वहां पे चले जाओ। सर ये रहा मटेरियल परचेज 3,20,000 रुपए, सर लिखा हुआ है 3,20,000 रुपए। ओके। सर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे लिखा था, उसके नीचे ही फ्रेट ऑन मटेरियल 16,000 रुपए, सर 16,000 रुपए। सर रिटर्न्स, उसके बाद ही डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न भी था, परचेज रिटर्न कितना है 4,800 रुपए। सर परचेज रिटर्न है मतलब खर्चा कम हो गया तो लेस किया मैंने, परचेज रिटर्न लेस। करेक्ट है। सर एक और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग इन्वेंटरी, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं। तो सर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ये रहा 1,80,000 माइनस। तो सर मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आ गया 2,91,200 रुपीज। दैट्स इट, ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आ गया। इजी सर, जो चीजें उन्होंने बोली थी वो सारी चीजें मैंने कंसिडर कर ली और यहाँ पे मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आ गया। सर डायरेक्ट लेबर के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर का एक ही इंफॉर्मेशन था, जो डायरेक्ट लेबर मैंने लिखा हुआ भी था, ये रहा। सर 1,60,000 डायरेक्ट लेबर है। सर उसके लिए कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हाँ सर सेकंड एडजस्टमेंट है। अक्रूड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर 8,000 रुपए, डायरेक्ट लेबर 8,000 रुपए अभी भी अक्रूड है। अक्रूड मतलब क्या, पे करना बाकी, पे करना बाकी मतलब खर्चा बढ़ेगा। तो सर खर्चा बढ़ेगा तो यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्ट लेबर कितना है 1,60,000, उसके अंदर अक्रूड मैंने 8,000 बढ़ा दिया तो सर 1,68,000 हो गया। करेक्ट है। सर ये मेरा खर्चा आ गया तो ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया, और कोई प्राइम कॉस्ट है ही नहीं सर। ठीक है। सर अब कहाँ पे लिखते हैं, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते हैं, सीधा 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 फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब बहुत सारे खर्चे हैं फैक्ट्री में। हाँ सर एक एक चीज कंसिडर करते हैं, ऊपर से लेके जाते हैं। सर ऊपर से, सर यहाँ पे ये 3 चीज जो है ना, उसका डेप्रीशिएशन भी फैक्ट्री का खर्चा था, ऊपर से लेके आता हूँ। सर ये असेट के ऊपर डेप्रीशिएशन जो है वो भी हमारा क्या है, कुछ फैक्ट्री में डालना था, कुछ ऑफिस में डालना था, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में डालना था। सर ये तीनों में डालना है। तो सर उसके बारे में जो एडजस्टमेंट है वो पहले लिख पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ये रहा। करेक्ट है। सर उन्होंने बोला है डेप्रीशिएशन शुड बी 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस। सर ऑफिस अप्लायंसेस के ऊपर 5% का डेप्रीशिएशन, मतलब इसके ऊपर 5%, 17,400 के ऊपर इंटू 5%। इसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना परसेंटेज है, उन्होंने बोला है 10%। सर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन, ये टोटल डेप्रीशिएशन। फिर उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर कितना है, सर बिल्डिंग के ऊपर 4% है। सर बिल्डिंग के ऊपर इंटू 4%। सर ये टोटल डेप्रीशिएशन आ जाएगा मेरा, ये टोटल डेप्रीशिएशन आ जाएगा मेरा। सर अब उन्होंने बोला है कि डेप्रीशिएशन को मैं बांटना कैसे है। सर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1:1 अमंग फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली। सर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, सर उन्होंने बोल दिया कि बिल्डिंग का जो डेप्रीशिएशन है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना,
सर बिल्डिंग का जो भी डेप्रिसिएशन है वो 8:1:1 में बांटेंगे। ऑफिस का डेप्रिसिएशन जो होगा वो ऑफिस में चला जाएगा। कुछ नहीं बोला है ना ऑफिस के बारे में, ऑफिस के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो हमें दिख ही रहा है कि ऑफिस अप्लायंसेस, क्या दिख रहा है, ऑफिस अप्लायंसेस दिख रहा है। तो सर अगर ऑफिस अप्लायंसेस आपको दिख रहा है तो ऑफिस का ही असेट होगा वो। सर ऑफिस का अगर वो असेट है तो ऑफिस के डेप्रिसिएशन में ही वो जाना चाहिए। ठीक है, तो सर एक एक चीज को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले ऑफिस अप्लायंसेस। सर ऑफिस अप्लायंसेस सीधा ऑफिस में जाएगा। हाँ, ऑफिस अप्लायंसेस सीधा ऑफिस में जाएगा। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस 5%, 870। वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फैक्ट्री वाले की बात कर रहा हूँ। तो सर फैक्ट्री में 10% मशीनरी। सर मशीनरी एक्चुअली प्रोडक्शन में ही होता है। सर ये मशीनरी का 10% का जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पे जाना चाहिए? तो सर ये 10% का मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा फैक्ट्री में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में ही मशीनरी होती है। तो 10% का मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाना चाहिए? सर 4,60,500 उसका 10% सीधा सीधा फैक्ट्री में जा रहा है क्या? हाँ देख लो, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सीधा सीधा पूरा का पूरा 46,050 सीधा सीधा यहाँ पे आ गया। करेक्ट है सर, वो बात हो गई। सर अब बिल्डिंग पे आते हैं। बिल्डिंग का 4% का डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग 2 लाख के ऊपर 4% है, उसको 3 हिस्सों में बांट दो, 8:1:1। सर तो यहाँ पे बांटा हुआ है, देखो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 2 लाख का 4% इंटू 8/10। क्यों 8/10? 8:1:1 में बांटना है। तो सर 8 का हिस्सा यहाँ पे आएगा 6,400 इंटू 8/10। बाकी का 1 का हिस्सा फैक्ट्री में जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएगा। सर फैक्ट्री में लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है, देखो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। सर एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है 800 रुपए। कैसे आया? 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 4% इंटू 1/10। क्यों? क्योंकि सर यही तो खर्चा है, उन्होंने बोला था 8:1:1 में बांट दो। बाकी के 800 रुपए भी कहाँ पे जाना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन में। देख लो ये बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन में गया 800 रुपए। करेक्ट है सर, ये डेप्रिसिएशन की बात तो हो गई। तीनों का डेप्रिसिएशन मैंने उनकी उनकी जगह पे मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ पे लिखना था वो मैंने आपको बता दिया। करेक्ट है सर, अब डेप्रिसिएशन का काम तो हो गया है, डेप्रिसिएशन का काम तमाम हो गया। फिर उसके बाद आता है सेल्स। सर ये सेल्स तो लास्ट में आएगा, सेल्स रिटर्न भी लास्ट में आएगा, उसको छोड़ दो। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से वापस रब कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाए ऊपर वाला। ओके, चलो अब आते हैं। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये मटेरियल हो गया, ये मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर भी हो गया। सर इनडायरेक्ट लेबर से आते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड में 18,000 रुपए लिखे हुए। देख लो सर, इनडायरेक्ट लेबर के बारे में एक एडजस्टमेंट है, ये रहा अक्रूड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लेबर 1200 रुपए। कितने रुपए? 1200। 1200 रुपए खर्चा बढ़ेगा। सर खर्चा बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट लेबर में अक्रूड लिख दो 1200 रुपए। सर अक्रूड लिख दिया मैंने 1200 रुपए। अब आता है फैक्ट्री सुपरविजन, वो सारे खर्चे जितने फैक्ट्री वाले थे वो सारे लिख देते, एक दो। सर ये दोनों खर्चे लिख देते, 10,000 और 14,000। ये रहा 10,000 और 14,000। सर हीट लाइट एंड पावर, सर हीट लाइट एंड पावर के लिए एडजस्टमेंट था। उन्होंने बोला था कि हीट लाइट एंड पावर जो है उसको 8:1:1 में बांटना है। कहाँ पे? फैक्ट्री में, ऑफिस में और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो सर 8 वाला जो होगा वो फैक्ट्री में बटेगा। 65,000 इंटू 8/10 कहाँ पे आ गया? फैक्ट्री में। ठीक है, बाकी का 1:1, बाकी का जो बचा 65,000 में से 52 चला गया, तो 65,000 इंटू 1/10 ये यहाँ पे आया, ऑफिस में आया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आया। एंड बाकी का 1 वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। मतलब हमारा हीट लाइट एंड पावर भी समझ आ गया, हीट लाइट एंड पावर भी हमारा हो गया। हीट लाइट पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था 8:1:1, तो वो भी मैंने बांट दिया। 8 का हिस्सा फैक्ट्री में, 1 का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, 1 का हिस्सा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस उन्होंने बोला है 6,300, 2:1 में बांटना है। 2:1 में बांटना है, तो रेट्स एंड टैक्सेस को 2:1 में बांट देते। 2 का हिस्सा 6,300 इंटू 2/3 वो फैक्ट्री में जाएगा, और बाकी का हिस्सा 1/3 वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो बोला है वो मैंने किया, एडजस्टमेंट में जो बच्चों जैसे एडजस्टमेंट दिए हुआ है वो मैंने कर दिए। करेक्ट है सर, अब आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री में जाएगा 18,700 से, फैक्ट्री में लिखा हुआ है 18,700। सर लिखा हुआ है 18,700। सर सारे खर्चे हो गए। सर फैक्ट्री का रिगार्डिंग सारे खर्चे हो गए मेरे, फैक्ट्री का रिगार्डिंग सारे खर्चे मेरे हो गए। ओके सर, फैक्ट्री, जब अब हम फैक्ट्री कॉस्ट को क्या करते हैं, अब फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते हैं तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ये मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, मतलब 4,59,200, उसमें ये 1,70,550 प्लस करूंगा तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या एडजस्टमेंट हम करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ पे है? ये रहा 2 लाख।
ओपनिंग प्लस करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में, और क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ ये रहा 1,92,000, वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखो किया हुआ है क्या, हाँ सर किया हुआ है। 2 लाख प्लस 1,92,000 माइनस, तो 1,78,550, 459,200 में ये प्लस करूंगा तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा 637,750। करेक्ट है सर। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में कितने कितने खर्चे हैं सर। सेल्स का खर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्स सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी ऑफिस में लिखनी पड़ेगी मुझे। बाकी सारे ऑफिस वाले खर्चे मैंने कर दिए हैं, बाकी सारे ऑफिस वाले खर्चे हमने लिख दिए हैं। 18,870 रुपए हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गया सर। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 18,870 आया, वो यहाँ से यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, 637,750 में मैं प्लस कर रहा हूँ। तो सर मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं। तो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा 80,000, और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 1,15,000, तो ये रहा प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे ये आ गया 6,21,620, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो खर्चे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी के चार खर्चे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी के चार खर्चे ये रहा 1 2 3 4, चारों के चारों खर्चे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, ये चारों के चारों, तो ये चारों के चारों मैंने लिख दिया, चिपका दिया यहाँ पे देखो 33,600, ये सारे खर्चे। सर ये जो ऐड किया तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं, नीचे प्रॉफिट लिख देते हैं तो वो भी आ जाता है। सर अब एक चीज आपको मुझे समझानी है सर, सारी चीजें हमने लिख दी, एक यहाँ पे नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड मैंने कॉस्ट शीट में नहीं लिखा, ये फाउंडेशन में आता है। सर ये क्यों नहीं लिखा आपने कॉस्ट शीट में, वो हमें समझाओ, प्रैक्टिकली लॉजिकली हमें समझाओ कि क्या है ये। तो लॉजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज आप ये आपका ये बिजनेस है, आपने लोन लिया बैंक के पास से, बैंक के पास से क्या लिया, लोन। आप लोन के ऊपर क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट। लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, करेक्ट है सर। ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी वजह से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मेरा, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जितने खर्चे आपको जरूरी है वही खर्चे कॉस्ट शीट में आते हैं। प्रोडक्शन के अलावा ना तो कोई इनकम आती है, ना तो कोई ऐसा खर्चा आता है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सर ये इंटरेस्ट में जो बैंक को पे कर रहा हूं उसकी वजह से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। वो इंटरेस्ट की वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं, तो सर वो इंटरेस्ट की वजह से कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट का खर्चा क्यों आप कॉस्ट शीट में लिखोगे, देयर इज नो यूज ऑफ इट। करेक्ट है। मेरे इन टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगा कि कौन सी चीज कॉस्ट शीट में नहीं आती, तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगा कि कॉस्ट शीट में क्यों ये चीजें नहीं। करेक्ट है सर। डायरेक्टली इंटरेस्ट की वजह से प्रोडक्शन नहीं होता, इसी वजह से ये खर्चा नहीं आएगा। करेक्ट है। ओके सर अब लास्ट में उन्होंने पूछा है कंडेंस्ड पीएनएल अकाउंट बनाओ। कंडेंस्ड पीएनएल अकाउंट कुछ नहीं करना है सर, डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दो, 7,14,020 जो आया वो यहाँ पे चिपका दो, खर्चा है ना सर। अब जो खर्चा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड, खर्चा तो है, पीएनएल में तो आता है ना वो खर्चा, पीएनएल की डेबिट पे लिख सकते हैं, कॉस्ट शीट में वो नहीं लिख सकते। और उसके अंदर अक्रूड भी था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये रहा इंटरेस्ट 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। तो सर 2,000 रुपए का खर्चा था, 2,000 रुपए मैंने क्या किया, अक्रू किया, तो मेरा 4,000 रुपए का खर्चा हो जाता। करेक्ट है सर। अब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट पे लिखते हैं, तो 7,54,000 का सेल्स आ गया, उसके अंदर से ये दोनों खर्चे माइनस करेंगे तो 35,980 रुपीज वुड बी माई प्रॉफिट। करेक्ट। तो दैट्स इट, ये आपका एक सम था इलस्ट्रेशन 10। आई होप सो आपको पसंद आया है। आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन बाय कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट फिर मूव ऑन करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप ग्रोइंग।